नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2024 की मुख्य परीक्षा के पूर्व 3 टेस्ट मॉड्यूल से कक्षा 3 और 6 के बच्चों का टेस्ट लिया जाएगा। इन मॉड्यूल्स को नेशनल अचीवमेंट सर्वे या जिसे हम नेस कहते हैं तो नेस रेडीनेस मॉड्यूल 1, 2 और 3 कहा गया है। पहला मॉड्यूल का समय 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के मध्य है। इन मॉड्यूल्स का उद्देश्य बच्चों की शैक्षणिक दक्षताओं को जानना, जिन भी अवधारणाओं में कमी है उनको पहचान कर उन्हें बच्चों को समझाना। तो आज के वीडियो में हम कक्षा 6 के लिए नेस रेडीनेस मॉड्यूल 1 के 60 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इन 60 प्रश्नों को हम 2 भागों में सॉल्व करेंगे। पहले भाग में हिंदी और गणित और अगले भाग में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान सम्मिलित होगा। दूसरे भाग का वीडियो आपको प्लेलिस्ट से देखने को मिल जाएगा और प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेस रेडीनेस मॉड्यूल 1 का सॉल्यूशन। यह कक्षा 6 का नेस रेडीनेस मॉड्यूल फर्स्ट है। इसके अंदर भाषा हिंदी के लिए प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक दिया गया है। गणित में प्रश्न क्रमांक 16 से 30 तक दिए गए हैं। विज्ञान के 31 से 45 तक दिए गए हैं और सामाजिक विज्ञान के 46 से 60 तक दिए गए हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन से लेकर 5वां क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर वार्षिक मूल्यांकन की एक सारणी दी गई है। इस सारणी के आधार पर प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक का सॉल्यूशन होगा। सत्र 2023-24 की एग्जाम की या वार्षिक मूल्यांकन की यह समय सारणी दी गई है। समय दिया गया है सुबह 10 से लेकर 1 बजे तक का और यहाँ पर जो मूल्यांकन स्टार्ट हो रहा है उसकी डेट दी गई है 4-3-2024। दिन है सोमवार, विषय हिंदी, मौखिक और लिखित। दूसरा जो पेपर है 5-3-2024 को है, दिन मंगलवार, विषय अंग्रेजी, मौखिक और लिखित। तो इस प्रकार से 6 दिनों की यह समय सारणी बनी हुई है। चलिए इस पर आधारित क्वेश्चन है उन्हें हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, समय सारणी अनुसार दिनांक 4-3-2024 और 11-3-2024 को कौन सा दिन है? 4 तारीख और 11 तारीख को कौन सा दिन है? तो ये आपकी 4 तारीख और ये आपकी 11 तारीख दिन है। यहाँ पर सोमवार और यहाँ पर भी पड़ रहा है सोमवार। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2, राधा की वार्षिक परीक्षा कुल कितने दिवस उपरांत समाप्त होगी? कुल मिलाकर यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये जो वार्षिक परीक्षा है, ये जो समय सारणी बनी हुई है, ये कितने दिनों के लिए बनी हुई है? आपकी वार्षिक परीक्षा कितने दिनों तक चलेगी? तो जो आपकी वार्षिक परीक्षा है वह 6 दिनों तक चलेगी। ये 1 से 6 तक। ठीक है, क्रमांक दिए गए हैं, 6 डेट दी गई है, 6 दिन दिए गए हैं। तो इसलिए आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी वाला 6 दिवस। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, गणित विषय की परीक्षा है। गणित विषय की परीक्षा किस दिन है? यहाँ पर दिन दिए गए हैं, डेट नहीं दी गई। यदि यहाँ पर डेट होती तो हम डेट लेते, दिन है तो दिन देखेंगे। ठीक है, तो गणित विषय की जो परीक्षा है, गणित कहाँ है? यह आपका गणित किस दिन है? तो दिन है आपका बुधवार। तो गणित विषय की जो परीक्षा है वह बुधवार के दिन है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, वार्षिक शब्द का अर्थ क्या है? आपको बताना है कि वार्षिक शब्द का अर्थ क्या होता है। माह में एक बार, 6 माह में एक बार, सप्ताह में एक बार और साल में एक बार। जिस कार्य को हम वर्ष में एक बार करते हैं उसे हम कहते हैं वार्षिक कार्य। तो यह जो मूल्यांकन का कार्य होता है, वार्षिक जो आपकी परीक्षा होती है वो साल में एक बार होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 5 है, मंगलवार और गुरुवार को राधा कौन कौन से विषय की परीक्षा देगी? पहला दिन कौन सा है? मंगलवार, उसके बाद है गुरुवार। चलिए पहले मंगलवार को देखेंगे। तो मंगलवार के दिन अंग्रेजी की और गुरुवार के दिन विज्ञान की। तो मंगलवार और गुरुवार विज्ञान, यहाँ पर अंग्रेजी और विज्ञान ये क्रम रहेगा। तो अंग्रेजी और विज्ञान आपका ए ऑप्शन के अंदर
दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 से 5 कंप्लीट होते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको फिर एक निर्देश, एक अनुच्छेद दिया गया है और इस अनुच्छेद के आधार पर आपको 6 नंबर से लेकर 10 नंबर तक के क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए इसे पहले पढ़ लेते हैं। पिंकू अपनी दादी के साथ गली से जा रहा था। पिंकू क्या कर रहा था? एक गली में जा रहा था और किसके साथ जा रहा था? अपनी दादी के साथ। तभी वह एक पत्थर में अटक गया। वह गिरने ही वाला था कि दादी ने उसे पकड़ लिया। दादी जी ने पत्थर रास्ते से हटा दिया। पिंकू ने कहा, दादी अम्मा अब क्या फायदा, हम तो रास्ते से निकल गए हैं। दादी ने प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा तुम तो गिरते गिरते बच गए, लेकिन कोई और गिर सकता है और चोट भी लग सकती है। पिंकू सोचकर कहने लगा, मैं जब भी रास्ते में कोई पत्थर देखूंगा उसे वहां से हटा दूंगा। तो यह था आपका एक अनुच्छेद। इसके आधारित आपको क्वेश्चनों के आंसर देना है। यहां पर प्रश्न क्रमांक 6, पिंकू दादी के साथ कहां जा रहा था? जो पिंकू था वह अपनी दादी के साथ कहां पर जा रहा था? सड़क पर या सड़क से, गली से, बाजार से, घर से? तो पिंकू जो है अपनी दादी के साथ एक गली से गुजर रहा था। अब प्रश्न क्रमांक 7, पिंकू क्यों गिरने वाला था? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बड़े ही ध्यान से इसे पढ़ना है और फिर उत्तर देना है। चक्कर आने के कारण, पत्थर से टकराने के कारण, फिसलने के कारण, चोट लगने के कारण। तो पत्थर से टकराने के कारण पिंकू जो है गिरने वाला था। उसका पैर, पिंकू का पैर एक पत्थर पर अटक गया था। प्रश्न क्रमांक 8 है, दादी ने पत्थर क्यों हटाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बड़े ही ध्यान से इसको समझिए आप, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। दादी ने पत्थर क्यों हटाया? किसी अन्य को चोट ना लगे इसलिए हटाया, या फिर पिंकू को फिर से चोट ना लगे? पिंकू तो वहां से निकल चुके थे उनकी दादी के साथ में, फिर कैसे चोट लगती उसे? रास्ता स्वच्छ रहे, पिंकू फिसल ना जाए। तो उनका ये कहना था, उनका ये मानना था कि हमें तो चोट लगी इस पत्थर के कारण, यदि हम इसे हटा देते हैं तो किसी अन्य को चोट नहीं लगेगी। तो यह एक बहुत ही अच्छी भावना से कार्य उन्होंने किया। अब प्रश्न क्रमांक 9, पिंकू ने दादी से क्या वायदा किया? पिंकू ने दादी से क्या वायदा किया था? कि वह रास्ते में पड़े हुए पत्थरों को हटाएगा। यह वादा उसने अपनी दादी के साथ किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10, रास्ते का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर नहीं है। ठीक है, रास्ते का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपको वह बताना है। रास्ते को हम मार्ग भी कहते हैं, रास्ते को हम पथ भी कहते हैं, रास्ते को हम सड़क भी कहते हैं, लेकिन रास्ते को हम पत्थर नहीं कहते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। मैं जानता हूं कि जनरली गलती ऐसे क्वेश्चनों के अंदर ही होती है, तो मैं जोर दे के आपको वहां पर बताता हूं कि आपको यह चीज यहां पर ध्यान रखना चाहिए कि रास्ते का पर्यायवाची से अर्थ है कि रास्ते को हम और क्या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। तो सड़क भी एक रास्ता है, पथ भी, मार्ग भी, पत्थर एक रास्ता नहीं है। चलिए, यह था आपका एक और अनुच्छेद। अब यहाँ पर एक और अनुच्छेद आया है। इस अनुच्छेद के आधार पर आपको अगले क्वेश्चनों के 11 से 15 तक के उत्तर देना है। यहाँ पर एक कहानी दी गई है हमीद की। हमीद ने कक्षा 4 के बाद पढ़ना छोड़ दिया। वह खेल कूद व कुश्ती में रमा रहता। किसी तरह सिलाई का काम सीख तो लिया, पर उसमें उसका मन नहीं लगता। वह तो फौज में जाने का उतावला था। हमीद कहाँ जाना चाहता था? फौज में। फौज में जाने के लिए फुर्तीले बदन की जरूरत होती है, इसलिए कबड्डी और कुश्ती में उसका जी खूब लगता था। उसे पहलवानी तो विरासत में मिली थी। उसके पिता और नाना दोनों ही पहलवान थे। वह तड़के ही कंधों पर लंगोट डालकर अखाड़े पर पहुंच जाता, दंड पेलता, बैठके मारता, अखाड़े की मिट्टी बदन पर मलता और दाव सीखता। शाम को वह कुश्ती लड़ना
सीखता और रात को नींद में फौज और जंग का सपना भी वह देख लेता था। वह देखता है कि उसके हाथों में क्या सपना देखता है कि उसके हाथों में 12 बोर की एक दुनाली बंदूक है। वह सपने में ही दुश्मनों को भून डालता और जब लड़ाई से लौटता तो सारा धामपुर ढोल ताशे के साथ उसका स्वागत करने आता। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए हमीद 12 सितंबर 1954 को बनारस जाकर फौज में भर्ती हो गया। उसका यह सपना था और इस सपने को इस प्रकार से उसने 12 सितंबर 1954 को पूरा भी कर लिया। ठीक है, तो यह हमीद की एक कहानी थी, छोटी सी, बहुत बढ़िया। अब इसके आधार पर क्वेश्चनों के आंसर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कुश्ती कहाँ लड़ी जाती है? आप सभी जानते हैं कि कुश्ती जो है अखाड़े में लड़ी जाती है। प्रश्न क्रमांक 12, फौजी के पास होती है। फौजी के पास क्या होती है? फौजी के पास बंदूक होती है। प्रश्न क्रमांक 13, दुश्मन शब्द का पर्यायवाची होगा। दुश्मन जो शब्द है उसका पर्यायवाची, ठीक है, दुश्मन ना कहते हुए उसे और हम क्या कह सकते हैं? उसे हम दूसरे शब्दों में शत्रु भी कह सकते हैं। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14, पहलवान करता है। पहलवान क्या करता है? पहलवान पहलवानी करता है। प्रश्न क्रमांक 15, हमीद फौज में कहाँ भर्ती हुआ? तो हमीद फौज में बनारस में भर्ती हुआ था 1954 में। यह दिया गया है 12 सितंबर 1954 को बनारस जाकर फौज में भर्ती हो गया। इस प्रकार आपका यहाँ पर हिंदी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम मैथमेटिक्स का इंपोर्टेंट अवधारणाओं से भरा हुआ पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। दिए गए क्वेश्चन नंबर पहले 16, दी गई आकृतियों में कौन सी आकृति ईंट की सतह को दर्शाती है? जो आपकी ईंट है वह इस प्रकार की होती है। यदि उसको मैं 3D में आपको दिखाऊं तो इस प्रकार से ईंट बनी हुई होती है। ठीक है, यह आपकी ईंट की आकृति है। इस ईंट का कोई एक पृष्ठ, सामने का पृष्ठ कैसा होता है? ऐसा होता है, इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17, यहाँ पर पैटर्न आधारित क्वेश्चन आपका आना ही आना है। दिए गए पैटर्न का अगला पद क्या होगा? एक एरो इस तरफ, फिर एरो इस तरफ, फिर एरो इस तरफ, इस तरफ घूम गया चारों तरफ, फिर ऊपर, फिर आपका यहाँ पर राइट में, तो इसके बाद डाउन में आएगा। तो डाउन आपका बी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 मोस्ट IMP क्वेश्चन है और 2024 में इससे आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और यदि आप इस क्वेश्चन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 6 के नेस के मैथमेटिक्स के वीडियो की लिंक मिल जाएगी। वहां से आप इसे बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इस पर कम से कम 10 क्वेश्चन बनाकर मैंने दिए हैं और बहुत ही डिटेल में आपको इसे समझाया भी है। कितने 1/4 मिलकर 1/2 बनाएंगे? कितने, आपको किस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है थोड़ा सा वो तरीका सीखिए। कितने हटा लो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या रखूंगा? एक नंबर रखूंगा, एक संख्या रखूंगा। कौन सी? इनमें से कोई एक संख्या यहाँ पर फिट होगी। मैं आपको देखने का तरीका बता रहा हूँ, आप 2 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर देंगे। 1/4 मिलकर 1/2, तो ये आपका 1/4 का बॉक्स है। ठीक है, अब कितने 1/4 मिलकर 1/2? तो ये 1/2 का बॉक्स है। ठीक है, समझ गए, ये 1/2। अब आपको कुछ नहीं देखना है इस चित्र में, सिर्फ ये देखना है कहाँ 1/4 कहाँ 1/2। पूछ रहा है कितने 1/4 मिलकर 1/2, तो आपको यहाँ पर ये भी 1/4 का बॉक्स है, तो 2 1/4 मिलकर 2 1/4 मिलकर 1/2 बनाएंगे। तो एक तो ये वाला आपका 1/4 और ये 1/4 मिलकर 1/2 बनाएंगे। तो कितने? तो यहाँ पर संख्या आ जाएगी आपकी 2 1/4। तो 2 कहाँ है? बी ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आपसे यदि पूछे कितने 1/8 मिलकर 1/4 बनेंगे, तो 2 1/8 मिलकर 1/4 बनेंगे। कितने 1/8? मैं आपसे ये पूछ लूं कि कितने
1/8 मिलकर 1/2 बनाएंगे। ठीक है, ऐसा पूछ लिया हमने, यहाँ 1/4 की जगह 1/8 कर दिया। ठीक है, इस 1/4 की जगह 1/8, तो कितने 1/8? तो 1 2 3 4, 4 1/8 मिलकर 1/2 बनाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाता। ये आपको क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको कैसे देखना है। अब इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 19, यह भी एक आईएमपी प्रश्न है। ये पैटर्न दिए गए, इस प्रकार के पैटर्न ही आपको एग्जाम में आएंगे। ओलंपियाड और नेस दोनों के लिए है, और क्लास 6 से लेकर 8th तक के सभी बच्चे इन्हें सॉल्व भी करें। ऐसा नहीं कि ये क्लास 6 का मामला है, ये सभी का मामला है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या से भिन्न के सभी रूप समतुल्य हो जाएंगे? आप इनमें से कौन सी संख्या यहाँ पर पुट करेंगे कि सारे यहाँ पर भिन्न जो दिए गए हैं समतुल्य हो जाएंगे। समतुल्य से अर्थ है कि यहाँ 1/3 है, यह 2/6 है। तो इस प्रकार से यह भी कायदे में देखा जाए तो 1/3 है। यहाँ 3 एकम 3, 3 3 ये 1/3 है। ये 4 से ये 3 बार कट गया, ये 5 से 1 बार, 5 से 3 बार, तो 12 से 1 बार, तो यहाँ भारतीय 36, तो हर चीज 3 गुना है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 36, 12/36। इसका अर्थ क्या है? 12 से 1 बार, यहाँ भारतीय 36 1/3। तो इस प्रकार से आपका यहाँ बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 20, यह भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न दिया गया है। चलिए इसे समझते हैं। इस चित्र के तुल्य भिन्न को दर्शा रहा चित्र कौन सा है? यहाँ पर बॉक्स आपके थोड़े से छोटे बने हुए हैं। आप इनको ऐसा मान लीजिए कि बराबर बॉक्स बने हुए हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। ये इस प्रकार से है, थोड़े से ये जो है ये सेंटर में है और ये सेंटर इस प्रकार से है। ठीक है, चलिए हम इसको ऐसा मान लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर भी बनाकर बता देता हूँ कि ये इस प्रकार से बना हुआ, आप इसको ऐसा मान सकते हैं। ये बराबर बराबर है। ये बॉक्स थोड़े छोटे बड़े बना दिए हैं, कंपनी मिस्टेक है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इससे थोड़ी समझ में गड़बड़ी आ जाती है। तो यहाँ पर एक बॉक्स आपका 1 2 3 4, 4 में से एक फिल किया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये है 1/4। ठीक है, ये जो भाग है ये वाला, ये भाग जो है ये क्या है छायांकित? 1/4 है। अब इसकी अगर बात करें, यहाँ पर हमें देखना है तुल्य भिन्न, वही जो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था वही तरीका इसे भी। तो तुल्य भिन्न कैसे पता चलेगी? यहाँ 1/4 है, यहाँ पर 1 2 3 4 और 4 8, 8 में से आपके जो है छायांकित कितने हैं? तो ये आपके 3 हैं, तो ये हो गए आपके 3/8। क्या है 1/4 और 3/8 तुल्य है? तो नहीं है। अब इसे देखते हैं बी ऑप्शन को। तो बी ऑप्शन में आपका 1 और 1 2 यहाँ पर है 4 में से, तो इसकी जो भिन्न हो जाएगी वह हो जाएगी 2/4। और इसको यदि सरल करें तो 1/2। क्या 1/4 और 1/2 एक जैसे हैं? तो नहीं है, इसलिए यह भी नहीं होगा। और सी वाला ऑप्शन देखें तो यह आपका है 2/4। 2 आपके यहाँ पर छायांकित है 4 में से, तो हम इसे सरल करें तो यह भी 1/2 है, तो यह भी नहीं आंसर होगा। अब चलिए इसे देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से आपके यहाँ पर 2 जो है वह छायांकित हैं, तो इसको सरल करें तो यह हो जाएगा 1/4। तो 1/4 यह है, 1/4 यह है, तो इसका तुल्य भिन्न हो जाएगा डी वाला। ठीक है, बात समझ रहे हैं? एक बॉक्स के लिए यहाँ 2 बॉक्स है और 3 के लिए बाकी ब्लैंक 6 हो गए। तो यहाँ पर 1/4 था। अब आप ऐसे समझिए, 1/4 को आगे बढ़ाएं तो 1 को आप दुगना करेंगे 2, 4 को दुगना करेंगे तो 8। इस प्रकार से भी हो सकता है। 1 को 3 गुना करें तो 3, 4 को 3 गुना करें तो 12। यह भी इसकी तुल्य भिन्न ही होगी। ठीक है, बात समझ में शायद आपको आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। 4 सही 1/2। अब इसे समझिए, 4 सही 1/2 का क्या मतलब होता है? 4 सही 1/2 का मतलब होता है कि 4 तो पूर्ण है और 1/2 इसके
प्लस में है, तो 4 और आधा, 4 और आधा, और साथ में क्या लिखा हुआ है, मीटर। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। यह जो लिखा हुआ है बिल्कुल ही सही लिखा हुआ है। चलिए इसके बाद, तो यह सही है, इसलिए हमें यहाँ पर सत्य नहीं है निकालना है, तो यह तो करेक्ट है। 4 से 1/2 किलोग्राम बराबर 4500 ग्राम। तो 1 किलोग्राम के अंदर होता है 1000 ग्राम। तो 4 तो पूरा, और आधा किलोग्राम का मतलब क्या है, 500 ग्राम। तो ये हो गया आपका 4500 ग्राम। तो यह भी सही है। अब इसके बाद जो सी ऑप्शन दिया गया है, 4 से 1/2 घंटे बराबर 290 मिनट, क्या यह सही है? चलिए देखते हैं 4 घंटे का क्या मीनिंग है। 4 घंटे का मतलब होता है कि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। तो 4 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे, 4 का हम इसमें गुणा कर देंगे, 6 चुकू 24, 240 मिनट तो एक हो गए। आधे घंटे के कितने मिनट, आधे घंटे के हो गए 30 मिनट। तो कुल मिलाकर 270 मिनट होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है 290 मिनट। तो यह जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है, यह भी सही लिखा हुआ है। 1 रुपीस के अंदर होते हैं 100 पैसे, ठीक है। तो ये 100 पे 400 पैसे, और यहाँ 50 पैसे, तो 450, ये भी सही है। तो ये आपका जो है गलत है, और गलत को ही यहाँ पर दिखाना है। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22। एक शहर में समाचार पत्र प्रतिदिन छपता है। एक प्रति में कुल 14 पृष्ठ होते हैं। फरवरी 2024 एवं मार्च 2024 में छापे गए पृष्ठों की संख्या कितनी होगी, आपको यह बताना है। तो एक पृष्ठ के अंदर एक प्रति में कितने पृष्ठ होते हैं, 14 पृष्ठ। अब फरवरी 2024, तो जो आपका फरवरी माह है, इसके अंदर दिनों की संख्या कितनी होती है, तो फरवरी माह में दिनों की संख्या होती है 29। कौन सी फरवरी, 2024 वाली, ये लीप ईयर वाली फरवरी है, ठीक है। जहां भी 4 का भाग चला जाए जिस वर्ष में, वह आपका लीप ईयर। तो यहाँ 4 का भाग पूरी तरह से जाता है, इसका मतलब फरवरी 29 की है। और जो आपका मार्च है वह हो जाएगा आपका यहाँ पर 31 का। कुल मिलाकर दिनों की संख्या हो गई 60 दिन हो गए। अब 60 में आप कर देंगे 14 का गुणा। यहाँ पर पृष्ठ पूछे गए हैं, पृष्ठ कितने छपे गए हैं, तो 60 गुणित 14। तो यहाँ 0, 14 छंके 84, ये हो गई आपकी 840, ठीक। 0 के 0, 14 छंके 84, तो 840 इसका आंसर आ जाएगा, और डी वाला आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23। सोनू के पास 90,000 थे। कितना पैसा था सोनू के पास, 90,000 रुपए। उसने 12 साइकिल खरीदने का ऑर्डर दिया। प्रत्येक साइकिल का मूल्य 6,725 था। एक जो साइकिल थी, एक साइकिल, उसकी क्या कीमत थी, 6,725 रुपीस। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रहेगी। एक साइकिल की कीमत इतनी, साइकिल कितनी खरीदी उसने, 12 साइकिल। चलिए 12 का इसमें गुणा कर देते हैं, तो 6,725 गुणित 12। यदि आप 6,725 का 12 से गुणा कर देंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 80,700 रुपए। इतना उसने खर्च कर दिया साइकिल खरीदने में, ठीक है। अब 90,000 रुपए थे, इतना खर्च कर दिया, कितना शेष बचेगा, तो यह जानने के लिए आप क्या करेंगे, 90,000 में से माइनस कर देंगे 80,700 रुपए। तो यहाँ पर आपका जो शेष बचेगा वह बचेगा 700, ये और 300, तो ये हो गया आपका 81, और बाकी 9। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, 9,300 रुपए, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इतना पैसा शेष बच जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक आपका 24। 20 मिनट 1 घंटे की मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बिल्कुल।
20 मिनट 1 घंटे की कौन सी भिन्न है? 1 घंटे में, 1 हावर में आपके कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 20 मिनट 1 घंटे की कौन सी भिन्न है? तो आपको अब 1 घंटा नहीं देखना है, अब आपको देखना है 60 मिनट। 1 घंटे की जगह आप क्या देखेंगे? 60 मिनट। ऐसा इसलिए देखेंगे कि यहां पर भी मिनट होना चाहिए, यहां पर भी मिनट होना चाहिए। जो आपकी यूनिट यहां पर है वही यूनिट यहां पर होना चाहिए भिन्न बनाते समय। यह बात आप इंपॉर्टेंट है और नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, तो अब आप क्या पढ़ेंगे? 20 मिनट 60 मिनट की कौन से भिन्न है? तो हम जानते हैं फ्रैक्शन या भिन्न को किस प्रकार से लिखा जाता है। किसकी बात की जा रही है? 20 मिनट को, तो यहाँ 20/60। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 25। सीमा 200 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के 50 पृष्ठ पढ़ती है। सीमा ने कितने पृष्ठ पढ़ दिए? सीमा ने जो पृष्ठ पढ़े हैं वह 50 पेज पढ़ दिए हैं। पुस्तक कितने पृष्ठों की है? 200 पृष्ठों वाली पुस्तक है, 200 पेज की एक पुस्तक है। 50 पेज तो सीमा ने पढ़ दिए। फरीदा ने इसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ दिया। अब यहाँ पर बहुत आप कंफ्यूज होते हैं, चलो इस कंफ्यूजन को भी समाप्त करते हैं। अब आप मान लीजिए यह जो पुस्तक है, इस पुस्तक को मैंने 4 भागों में बांट दिया। इस पुस्तक के पेज को 4 भागों में बांट दिया, तो कितने कितने हो जाएंगे? 50-50 हो गए। ये 50-50 हो गए। चलिए अब मैं इससे आपको समझाता हूँ। कितने हो गए टोटल पेज? टोटल पेज होगा इसके 200। 50 किसने पढ़ दिए? ये वाले पेज। ये पेज आपके पढ़ दिए हैं सीमा ने, 50 पेज। ठीक है। फरीदा ने इस पुस्तक का 1/2, 1/2 भाग से मतलब 1/2 भाग से मतलब है इसका आधा भाग। तो ये किसने पढ़ दिए? फरीदा ने। तो फरीदा ने जो पढ़े वो कितने पढ़े? फरीदा ने पढ़े हैं इसके 100 पेज। ठीक है, 1/2। तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि 200 का 1/2, तो 200 का 1/2 होगा 100। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने तेजी से सोचते हैं। तो फरीदा के पेज हो गए 100। दोनों ने पुस्तक का कितना भाग पढ़ लिया? तो कुल मिलाकर 150 पेज दोनों ने मिलकर पढ़ लिए। अब यहां पर भी आपको पता चल जाएगा, ये वाला भी भाग पढ़ दिया गया है, ये वाला पढ़ लिया, ये तो 4 भागों में से 3 भाग पढ़ लिए गए हैं। एक भाग ये आपका 50 वाला शेष है। तो पढ़ कितने दिए? पढ़ दिए 4 भागों में से 3 भाग। 1 2 3 4 बराबर भाग थे। इस प्रकार से आप और इसे समझिए, 4 50-50 के भाग बनाए, ये भी पढ़ दिया, ये भी पढ़ दिया, ये तो आपके 4 में से 3 पढ़ दिए। कुल मिलाकर 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 26। यह भी एक IMP क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। किसी पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती नहीं होता है। आपको पूर्ण संख्या की समझ होना चाहिए। पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है? पूर्ण संख्याएं होती है 0 1 2 3 4 5 से लेकर आगे तक, यह आपकी पूर्ण संख्याएं होती है। अब पूर्ववर्ती का क्या मतलब होता है? पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि उस अंक के पहले वाला अंक, जैसे 2 का पहले 1, 1 के पहले 0 और 0 के पहले क्या आएगा? तो 0 के इस तरफ देखें तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि संख्या ही हमारे 0 से स्टार्ट हो रही है। इसलिए जो 0 है पूर्ण संख्या का एक भाग है, एक पार्ट है, यह पूर्ण संख्या है और इसका कोई पूर्ववर्ती भी नहीं होता है, क्योंकि 0 से जब स्टार्ट होगी, मान लीजिए आप कक्षा में लाइन में लगे और आप सबसे आगे लगे हैं, तो आपसे कहा जाए कि अब आपके आगे कौन खड़ा हुआ है? तो आपके आगे कोई भी खड़ा नहीं हुआ है। सबसे पीछे जो खड़ा हुआ है पंक्ति में, अगर पूछा जाए कि उसके पीछे कौन है, उसके पीछे कोई भी नहीं है। ठीक है, तो पीछे का पूछा गया, इसलिए मैंने आपका यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया गया है। अब प्रश्न नंबर 27। किसी मकान के एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 403, 434 और 465 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा नाप ले। आपको वह नाप देखना है जो कि किसको? 403 को, 434 को
और 465 को पूरा पूरा नाप ले। ये सेंटीमीटर में है तो फीता भी आपको सेंटीमीटर में लेना होगा। तो आप कौन सा फीता लेंगे? तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, 403 में ये क्या है, विषम है या सम है? तो ये आपकी विषम है। तो विषम होने के कारण और यह भी विषम होने के कारण आपका यहाँ पर ये 32 और ये 30 तो नहीं आएगा। अब बचता है हमारे पास 13 और 31। तो 13 और 31 दोनों में से कोई एक यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा, लेकिन कौन सा आएगा यह पता आपको कैसे चलेगा? तो पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसका निकालना होगा HCF। HCF निकालना अपने शिक्षक से पूछिए। यहाँ पर यदि मैं HCF निकालूंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो आपका जब FCM निकलेगा तो वह आ जाएगा आपका 31। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। वैसे 13 का भाग भी इन सब में चला जाता है, लेकिन हमारा अर्थ यहाँ पर है कि कमरे की लंबाई ऊंचाई तो सबसे लंबा फीता, ठीक है, सबसे लंबा फीता। तो 13 के बाद अगली डिजिट आपकी 31 आ जाती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 है, एक व्यक्ति अपनी प्राकृतिक स्थिति तक आने के लिए एक ही दिशा में कितना घूमेगा? यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है। मान लीजिए आप इस तरफ देख रहे हैं, आपका यहाँ पर क्लास का बोर्ड लगा हुआ है और आपका मुंह इस तरफ है बोर्ड के तरफ। तब पूछा जा रहा है कि आप कितना घूमेंगे? 4 समकोण घूम जाएंगे, 2 ऋजुकोण घूम जाएंगे। 4 समकोण से मतलब है कि 90 90 90 और फिर 90, इतना इतना घूम जाएंगे 4 बार, तो वापस उसी पोजीशन में जाएंगे। या फिर 2 ऋजुकोण 180 डिग्री और 180 डिग्री घूम जाएंगे 2 बार, तो वापस ऐसा आ जाएंगे। या फिर एक संपूर्ण कोण 360 डिग्री का घूम जाएंगे तो वहां पर आ जाएंगे, या उपरोक्त सभी। तो आपको यहाँ पर आप इस तरफ से इस तरफ, इस तरफ और इस तरफ, तो ये आपका 4 समकोण हो गया। ठीक, 2 ऋजुकोण यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ, तो यह भी सही है। एक संपूर्ण कोण यहाँ से वापस यहाँ, ये भी सही है। कुल मिलाकर आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, उपरोक्त सभी, यह आपका सही होगा। ठीक है, मैंने ए इनको मैं हटा देता हूं, अदरवाइज आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है। अब यहाँ पर फिर बड़े ही ध्यान से इसे पढ़ना है। इस प्रकार से आप मान लीजिए कि ये एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर ये बना हुआ है आपका एक गोल आकृति और उसके अंदर इस प्रकार से एरो लगे हुए हैं, ठीक है, इस प्रकार से लगे हुए हैं। वाले वृत्तों की संख्या कुल वृत्तों की संख्या की कौन सी भिन्न है? तो यहाँ पर इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसे कि आपका, मैं इसे इस प्रकार से भी आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो ये आपके 1 2 3 और इस 4 भाग, 4 भागों में से 1 2 3, 1 2 3, तो आपके कितने भाग यहाँ पर छायांकित हैं? 3 भाग छायांकित है। तो इसकी भिन्न क्या बन जाएगी? इसकी भिन्न बन जाएगी आपके 3/8, 8 भागों में से 3 छायांकित है, ठीक है, इस प्रकार से हो गया। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर जो पार्ट हैं गोल वाले उन्हें गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से ये वाले कितने हैं? 1 2 3, तो 10 में से कितने? 3, तो यहाँ पर हो गया 3/10। तो इस प्रकार से कुछ भी दिया हो, यहाँ पर यदि 8 दिए होते तो 3/8 कर देते। यहाँ पर आपका 10 दिया है, 10 में से इस प्रकार वाले कितने हैं? तो 10 में से इस प्रकार वाले हैं 3, तो यह हो गया 3/10। यह आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 29 होता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 30 और आज के पार्ट का लास्ट, यहाँ पर हम इसे एंड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में बाकी आपके 31 से 60 के क्वेश्चन में कंप्लीट करवाऊंगा। यदि सोनम
संख्या रेखा पर -7 पर है। संख्या रेखा आपने देखी होगी, इस प्रकार की संख्या रेखा होती है। यहाँ पर 0 है, इधर ऋण की संख्याएं होती है, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, इस प्रकार से। और मैं बना देता हूँ आपको, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7। तो -12 पर पहुंचने के लिए यहाँ पर प्लस की संख्याएं होगी, इधर माइनस की, उसे किस दिशा में चलना होगा। अब -12 किधर आएगा, ऋण 7 जब इधर आया तो ऋण 8 यहाँ पर आएगा, इसके आगे ऋण 9 आएगा, फिर इसके बाद ऋण 10 आएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर ऋण 11 आएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर ऋण 12 आएगा। तो उसको 7 से यहाँ पर आने के लिए कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चलना होगा। तो इस दिशा में चलने के लिए क्या कहेंगे हम, दाएं या बाएं। तो ये डायरेक्शन में चलना बायां होता है और ये डायरेक्शन में चलना आपका दायां होता है। ठीक है, इस दिशा में आ रही है तो वो 7 से 12 में आने के लिए आपको बाईं ओर चलना होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके गणित और हिंदी के क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इनके सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिए और समस्त प्रकार के सॉल्यूशन आपको पूरी ओलंपियाड की क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन मैंने मैथ्स के अलग बने हुए हैं, साइंस के अलग बने हुए हैं, हिंदी के पार्ट अलग हैं, विज्ञान के पार्ट अलग हैं, आपके सोशल साइंस के पार्ट अलग हैं, सबके अलग अलग भी हैं। साप्ताहिक जो शेड्यूल आरएसके के द्वारा दिया गया 18 सप्ताह का, वो भी कंटिन्यू चल रहा है कक्षा 3 के लिए और 6 के लिए। तो आप जो है जिस भी प्रकार से सीखना चाहें, सबके प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहां से आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।